हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड वी आर अप फॉर डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज हम करने वाले हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस 21 सितंबर का, जिसमें हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स हैं उनको देखते हैं। तो आज के हमारे कुछ आर्टिकल्स इस तरह से हैं। एक तो जो आपका EWS कोटा का जो डिबेट चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर हुआ था, उसके बारे में सेंटर का रिप्लाई आया है, उसको हमने देखना है, लेकिन अभी फैसला कोई भी नहीं आया है। सेकंड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक, वो है द प्रैक्टिस ऑफ एक्सकम्युनिकेशन, यानी कि किसी पर्सन को कम्युनिटी से बाहर निकाल देना। जैसे पुराने ज़माने में कहते थे हुक्का पानी बंद कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है और बोहरा कम्युनिटी ने वो केस दायर किया है कि जो एक्सकम्युनिकेशन की प्रैक्टिस इनकी कम्युनिटी में है, दैट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसको हमने अच्छे से करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। उसके बाद आ जाता है आपका ज्योग्राफी का एक टॉपिक, जो कि है साउथ वेस्ट मानसून से रिलेटेड, और इसमें ऑथर ने बेसिकली ये बताया है कि अर्ली विड्रॉल हो रहा है राजस्थान से मानसून का, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमें एक पैटर्न ऑफ रेनफॉल है वो किस तरह से डिफरेंट मिला इस साल एज कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स, उसको भी हमने देखना है। उसके बाद आ जाता है आपका दो छोटे टॉपिक्स हैं। एक तो ईरान के अंदर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसके अंदर हमने देखा था मॉरल पुलिस ने एक महिला को जो है मार दिया, ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है क्योंकि उसने इस्लामिक ड्रेस कोड को वॉयलेट किया था, हिजाब प्रॉपर्ली नहीं पहना था। उसके रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें ईरान की सरकार काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, स्ट्रांगली जो है वॉयलेटर्स के ऊपर और प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन कर रही है, और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस और अदर एजेंसीज जो हैं ह्यूमन राइट्स की, वो काफ़ी कंसर्न है। एंड साथ ही साथ चाइना ने जो श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड देनी थी वो अभी तक नहीं मिली है। इसके ऊपर भी एक शॉर्ट आर्टिकल है जिसको हमने देखना है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था, तो लोगों को ये प्रैक्टिस पसंद आई कि हम डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लें, और एक तो इसीलिए मैंने आज भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा। एंड साथ ही साथ जाने से पहले आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, जिसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, एंड आई विल चेक योर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज DNA। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारा अभी भी रिसेंटली न्यूज़ में था, जो कि क्रिप्टो करेंसी वाला होता है। तो क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी होती हैं। तो क्रिप्टो करेंसी इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स, यानी कि एक पब्लिक लेजर है जिसको देख सब सकते हैं लेकिन एडिट कोई नहीं कर सकता, कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। Second, the structure and design of blockchain is such that all data in it are about cryptocurrency only, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अलावा इसमें कोई और चीज़ हम स्टोर नहीं कर सकते। Thirdly, applications that depend on basic features of blockchain can be developed without anybody's permission। तो विदाउट परमिशन भी आप बेसिक फीचर्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड एक किस्म से ये सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही है। तो आपके ऑप्शंस हैं, आपने करेक्ट आंसर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। 1 ओनली, 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली। तो आंसर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहले बात करते हैं EWS कोटा राइट्स की। तो इसके अंदर जो सेंटर की तरफ से रिप्लाई आया है वो आया है के वेणुगोपाल जी का, जो कि आपके अभी प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिसके बाद मुकुल रोहतगी बनने वाले हैं, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनके रिप्लाई की, तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो लार्जर बेंच इस मैटर को देख रहा है वो बिल्कुल ठीक देख रहा है, लेकिन एज फार एज द कोटा इज कंसर्न, ये कोटा SCs, STs या OBCs के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करता। ये कोटा 50% जो कि बैकवर्ड क्लासेस को कंबाइन करके बोल रहे थे, वो बैकवर्ड क्लासेस SC, ST, OBC को, तो बैकवर्ड क्लासेस के 50% को टच नहीं करता, रादर ये टच करता है जर्नल कैटेगरी के 50% को। तो जो जर्नल कैटेगरी का 50% है, इट हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 40 एंड 10%। तो ये 10% EWS का है। तो मीनिंग देयर बाय जर्नल कैटेगरी का जो क्रीमी लेयर है उसकी सीट्स कम हुई हैं। SCs, STs या OBCs को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस कोटे से, तो उनका तो यहाँ पे कोई लोकल स्टैंड आए ही नहीं है। एंड एज फार एज जो बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं देता कि आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर रिजर्वेशन दो, तो उसके अंदर वेणुगोपाल जी ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है वो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का उत्थान करना। वीकर सेक्शन के अंदर वो पर्सन भी आता है जो कि इकोनॉमिकली वीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल जो आर्टिकल्स थे
वो इंसर्ट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड उसको प्रॉपरली पार्लियामेंट ने पारित किया है, जिसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड की है। एक सिंगल जैकेट अप्रोच से हम सबको केटर नहीं कर सकते, लेकिन इस अप्रोच से हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए हमने इसको किया है। एंड एज फार एज द फाइनेंशियल इनकम इज कंसर्न, जो कहा जा रहा था कि 8 लाख की लिमिट तो बहुत हाई है, 8 लाख के अंदर तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि 8 लाख का मतलब तो लगभग 60,000 रुपये हो गया। उसकी एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि 8 लाख रुपए पर फैमिली है, मतलब कि अ पर्सन ऑफ 4, अगर आप फैमिली ऑफ 4 लगाते हैं ऑन एवरेज, तो 4 लोगों की फैमिली के लिए 8,000, मतलब कि 20,000 रुपये पर पर्सन अगर कमा रहा है तो वो ईडब्ल्यूएस में आ रहा है। तो वो जो विंडो है वो ठीक बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दैट सिस्टम। साथ ही साथ इन्होंने एक प्रेसिडेंट को भी रीआइटरेट किया, वो था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। तो जो आपका राइट टू एजुकेशन है उसके अंदर 2009 के अंदर जो हमने एक्ट बनाया था उसको इन्होंने रीआइटरेट किया, और उन्होंने कहा था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 का आया था उसको भी चैलेंज किया गया था, लेकिन उसको उसके अंदर हमने जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन थे या साइकोलॉजिकली वीकर सेक्शन थे उनको भी हमने हेल्प किया था, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जब चैलेंज हुई थी तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। चिल्ड्रन किसी भी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करता हो उसको हमें हेल्प करना चाहिए, तो अगर वो फाइनेंशियली वीक है तब भी उसको हमें हेल्प करना चाहिए। तो इस चीज़ को एज अ प्रेसिडेंट शो करते हुए सेंटर ने अपना स्टैंड जो है सुप्रीम कोर्ट में लिया है, एंड अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। तो जैसे ही हमारे पास फैसला आएगा हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट इज़ द बोहरा कम्युनिटी केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया टॉपिक है रिलेटिवली, एंड उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो है फर्स्ट टाइम रिसेंट करंट अफेयर्स में आया है, तो इसको हमने डिटेल में समझना है। तो बोहरा कम्युनिटी बेसिकली मुस्लिम्स की एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो महाराष्ट्र के आसपास पाई जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। एंड इन्होंने एक केस किया था 1969 के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर हुआ था, वो था सरदार सैयदाना सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके अंदर बॉम्बे के अंदर एक लॉ था 1949 का, प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट, या फिर जिसको शॉर्ट में एक्सकम्युनिकेशन एक्ट कहा जाता था, जो कि प्रोहिबिट करता था किसी भी कम्युनिटी को कि किसी और को वो किसी भी ग्राउंड पे निकाल दें। मतलब कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे को हुक्का पानी बंद कर दूंगा, तेरे को अपनी कम्युनिटी से निकाल दूंगा। तो कम्युनिटी से निकालने का जो हक था वो इस एक्ट ने ख़त्म कर दिया था किसी भी कम्युनिटी का। तो हर एक पर्सन के पास एक अधिकार था कि वो अपनी मर्जी से लाइफ जिए और उस कम्युनिटी का पार्ट भी बना रहे। तो इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 5 जजेस बेंच ने इसका फैसला सुनाया था, और उन्होंने ये कहा था कि राइट ऑफ अ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इज एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 26 क्लॉज बी, यानी कि किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ये राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 26 बी के अंदर कि वो अपने रिलीजन को अफेयर्स को भी खुद से मैनेज कर सकें, और अगर वो अपने आप को मैनेज खुद से करना चाहते हैं तो इसमें सरकार को क्या तकलीफ है। सिमिलरली जो प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है वो आर्टिकल 25 के अंदर दिया गया हुआ है। तो अगर आप एक्स कम्युनिकेशन का अधिकार इस तरह से छीन लेते हैं एक एक्ट बना के, तो उस कम्युनिकेशन जो एक्स कम्युनिकेशन है वो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक इंटरनल अफेयर है जिससे कि वो उसको मैनेज कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का अधिकार छीनने वाली बात हो जाएगी। सो इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 26 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए हम इसको निरस्त करते हैं। अब क्या हुआ है, 2016 के अंदर महाराष्ट्र ने एक नया एक्ट बनाया जिससे पुराना वाला जो एक्ट था वो ख़त्म हो गया, और जो ये वाला पुराना एक्ट था 1949 वाला वो तो हो गया ख़त्म, और एक नया एक्ट आ गया, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2016। तो अगेन जो स्पिरिट है एक्ट की वो सेम है कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी लोग हैं उनको हमें सोशल बायकॉट से बचाना है, उनको प्रिवेंट करना है, प्रोहिबिट करना है लोगों को कि सोशल बायकॉट ना हो, और अगर किसी का हो गया है तो उसको रिड्रेसल देना है कोर्ट्स के थ्रू या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू, वो सारी रेमेडीज़ जो हैं हमें प्रोवाइड करनी है। अब इसके अंदर 16 तरह के सोशल बायकॉट्स को बताया गया है सेक्शन नंबर 3 के अंदर, कि 16 तरह से आप अगर कोई एक्ट करते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट तो वो सोशल बायकॉट में कवर होगा। के अंदर जो एक क्लॉज है वो ये भी कहता है कि इफ यू एक्सपेल कॉजेज टू एक्सपेल एनी मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी फ्रॉम द सेड कम्युनिटी, अगर आप किसी मेंबर ऑफ कम्युनिटी को उसकी कम्युनिटी से निकालते हो डायरेक्टली, या उसको इस तरह से बिहेव करते हो कि वो निकल जाए, कॉजेज टू एक्सपेल,
वो फोर्सफुली निकल जाए, वॉलंटरी नहीं छोड़ रहा, वो फोर्सफुली निकल रहा है, तो वो भी एक्सपल्शन के अंदर जो है काउंट होगा। तो इसके कारण से फिर से जो मुद्दा है वो उठ गया है और अब दाऊदी बोहरा कम्युनिटी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गई है, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है। वो कह रहे हैं कि इस जो पुराना लॉ था आपका 1969 का जो डिसीजन था, उसके प्रेसिडेंट मानते हुए, इसको प्रेसिडेंट मानते हुए आप दोबारा से इस वाले एक्ट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर कर दें। अब इसके अंदर जो स्टेट का स्टैंड है वो देखने वाला होगा क्या है। हालांकि अगर हम प्राइमा फेसाई ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो स्टेट का जो कहना है वो ये है कि हम इस तरह से जो है किसी को कम्युनिटी से निकाल के उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है किसी भी काम को, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को या किसी भी फंक्शन को पालना करने की। सपोज करिए आप हिंदू हैं और अगर कोई कहे तेरे को तो हिंदू नहीं रहेगा अगर तूने दिवाली नहीं मनाई, तो आपका मन नहीं कर रहा, आप नहीं मना रहे, तो वो एक किस्म से फोर्सफुल हो जाता है। तो उस फोर्सफुल चीज़ को रोकने के लिए और पर्सन ताकि अपनी विल से रह सके, अपनी विल से कार्य कर सके, फ्रीडम वो अपनी एंजॉय कर सके, लिबरेशन एंजॉय कर सके, उसके लिए इस एक्ट को मेनली ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसको इसी ग्राउंड पे इंटरप्रेट करती है या फिर जैसे एडीएम जबलपुर वाला केस था जिसके अंदर जो मिस्टर चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने अपने फादर के ही पुराने जजमेंट को कहा था कि वो उस टाइम वाला जजमेंट जो था वो गलत था, कहीं ना कहीं वो स्पिरिट ऑफ लॉ के अगेंस्ट था, तो इसलिए उन्होंने चेंज किया था। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा ट्राई करता है कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन हो। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी लॉ बनाया गया है वो लॉ को हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर ना करना पड़े, रादर हम उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करें जिससे कि जो पिटिशनर है उसका भी काम हो जाए और स्टेट का भी काम हो जाए। मतलब लॉ भी बना रहे लेकिन उसका अगर कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन निकलता है जो कि किसी का नुकसान कर रहा है तो वो नुकसान ना हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये है साउथ वेस्ट मानसून के बारे में जो कि अपना अर्ली विड्रॉल जो है राजस्थान से शुरू कर चुका है। नॉर्मली सितंबर 30 जो है वो लास्ट डे माना जाता है और अगर ओवरऑल डाटा की बात करें तो कहा जा रहा है कि 7% ज़्यादा बारिश इंडिया के अंदर इस बार हुई है। लेकिन अब ये क्लाइमेट चेंज का आप कह सकते हो इम्पैक्ट है जिसके कारण से जो बारिश 7% ज़्यादा हुई है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुई है। रादर जहाँ पे ज़्यादा हुई है वहाँ पे फ्लडिंग हो गई है और जहाँ पे नहीं हुई है वहाँ पे जो है क्रॉप्स फेलियर हमें देखने को मिलता है क्योंकि इंडिया इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल्स फॉर इरीगेशन। अब आप ये जो रेड एरियाज देख सकते हो जिसके अंदर आपके मेनली सारे के सारे प्लेन एरियाज आ जाते हैं जहाँ पे एक्सेसिव कल्टीवेशन होती है वीट और राइस की। तो पंजाब हो गया, यहाँ पे डेफिशिएंट है, उसके बाद यूपी में डेफिशिएंट है, बिहार में डेफिशिएंट है, झारखंड में डेफिशिएंट है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका मेन गंगा यमुना बेल्ट है इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि डेफिशिएंट रही है, रेनफॉल कम रही है। इसका मतलब क्रॉप्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इसका मतलब फूड क्रॉप्स कम हुई हैं तो इसका मतलब फूड क्रॉप्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, इसका मतलब इन्फ्लेशन जो है हमें फूड में अभी भी देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया के अंदर आप ये जो डार्क कलर में देख सकते हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ये एरियाज वो हैं जहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल हुई है जिससे कि अर्बन फ्लडिंग भी हमने पढ़ा था, अर्बन फ्लडिंग जो कि आपकी बैंगलोर वाले एरिया में हुई थी। तो यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के कारण से शहरों में नुकसान हुआ और जो खेत है उनके अंदर भी फ्लडिंग के कारण से नुकसान हुआ। उसके बाद जहाँ पे थोड़ी और एक्सेस रेनफॉल हुई है वो है आपके लाइट ब्लू एरिया जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज़ हो गए। तो आपका ये सारा जो सेंटर वाला एरिया तेलंगाना हो गया, गुजरात के कुछ और एरियाज़ हो गए, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ हो गए, तो ये सारे के सारे एरियाज़ इसके अंदर फॉल कर गए, राइट। तो यहाँ पे भी एक्सेसिव रेनफॉल हुई है, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक हमें रिलीफ देखने को मिला है। एंड उसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल हुई। तो जैसे कि आपका राजस्थान का कुछ पार्ट, हरियाणा हो गया, उसके बाद उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट, हिमाचल का कुछ पार्ट और उसके बाद मेजॉरिटी आपका नॉर्थ ईस्ट, राइट। तो ये सारे कुछ ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पे आपकी नॉर्मल वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, कोस्टल एरियाज हो गया आंध्र प्रदेश के, तो ये सारा का सारा आपका नॉर्मल रेनफॉल के अंदर फॉल किया। तो अगर हम इस डाटा को ध्यान से पढ़ते हैं तो जो स्प्रेड है वो टोटली अनइवन है। 29 से 33% जो रेनफॉल है वो साउथ इंडिया के अंदर बल्क हुई है जिसके कारण अर्बन फ्लडिंग और हमें क्रॉप्स की खराबी देखने को मिली है। और जो मेन हमारी ग्रीन बेल्ट है जहाँ से हमारी मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप्स उगती हैं यानी कि यूपी बिहार वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, वहाँ पे रेनफॉल डेफिशिएंट रही है जिसके कारण अगेन हमारी फूड क्रॉप्स अफेक्ट हुई हैं और इन्फ्लेशन का इशू जो है वो हमें फूड के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं
तो हमने अभी रिसेंटली देखा था कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर हैं किन्नू के ऑर्चिड्स। वहाँ पर भी क्योंकि रेनफॉल कम हुई है, ग्राउंड वाटर यूज़ किया। ग्राउंड वाटर जो था वो पॉइजनस था, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है, उनका जो वेस्ट है वो सीप इन करके ग्राउंड में जा रहा था, तो उसके कारण से भी हमें नुकसान देखने को मिला। अगर पंजाब के अंदर भी अच्छी रेनफॉल होती तो शायद वो जो एक आप कह सकते हो कंटामिनेशन ऑफ वाटर है वो किसी हद तक न्यूट्रलाइज हो सकती थी, और वो जो फ्रेश वाटर रेन से आता उससे जो ऑर्चिड्स थे वो बच सकते थे। हमने देखा कि ऑर्चिड्स के अंदर किन्नू प्रोडक्शन 75% तक डिक्रीज हो चुकी है। तो इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट कि आप इतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन खत्म हो रहा है। इसका मतलब आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट 4x 4 गुना रेट्स पे अब आपके जो फ्रूट्स हैं वो बिकेंगे। तो फूड इन्फ्लेशन हमें अगेन देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारी दो छोटी छोटी न्यूज़ हैं जिसको हमने बस ऊपर से ही स्टडी करना है। एक तो है आपका ईरान के अंदर जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, तो जो यूनाइटेड नेशंस है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं। जो एक वुमेन थी जिन्होंने जो है हिजाब को ठीक से नहीं पहना था, तो इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट किया था, और मॉरल पुलिस ने उनके साथ, कहा जा रहा है कि एलिज्ड है कि उनके साथ जो है बीटिंग्स वगैरह किया था, उन्हें मारा वगैरह गया था, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। हालांकि पुलिस का वर्जन ये है कि उनकी डेथ हार्ट अटैक के कारण हुई है। तो इसमें पूरा का पूरा देश में क्रैकडाउन होने लग गया है। जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यवहार जो है वो किया जा रहा है। तो इसको लेकर के ह्यूमन राइट्स ग्रुप का ये कहना है कि यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, और यूनाइटेड नेशंस को ईरान को जो है समझाना चाहिए कि अपने सिटीजन्स के साथ ऐसा ना करें। तो मॉरल पुलिसिंग के ऊपर हमने कंप्लीट आर्टिकल किया था, ईरान की हिस्ट्री के ऊपर कंप्लीट आर्टिकल किया था कि किस तरह से ईरान के अंदर जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, एक इस्लामिक स्टेट बनाया गया ईरान को, जो कि फर्स्ट इस्लामिक स्टेट था वर्ल्ड का, और उसके बाद उन्होंने जो है फैमिली लॉज को भी रिपील कर दिया था, जिसके अंदर कुछ राइट्स एक्स्ट्रा मिलते थे वुमेन को, और प्रॉपरली इस्लामिक लॉ को जो था इम्प्लीमेंट किया था, इंक्लूडिंग द ड्रेस कोड। और इस्लामिक लॉ के अंदर जो ड्रेस कोड है उसको हर एक औरत फॉलो करे, इसके लिए उन्होंने कहा था कि हिजाब विल बी कंपल्सरी, एंड साथ ही साथ हर एक लेडी इसको फॉलो करे। इसको देखने के लिए मॉरल पुलिस भी बनाई गई थी। तो पुलिस का एक मॉरल विंग जो कि आपको ये बोलेगा कि आपको ये करना है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पकड़ के जो है डिटेंशन में डाल दिया जाता है, जहाँ पे डिटेंशन के अंदर आपको बेसिकली कहा तो ये जाता है कि आपको टीचिंग दी जाती है कि वाई यू शुड फॉलो दिस इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट। बट अगेन इस केस के अंदर कहा जा रहा है कि उनको डिटेंशन में लेके उनको जो है मारा पीटा गया था, जिसके कारण इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हुए और उनकी डेथ जो है वो हो गई। तो ये सारा का सारा हम ऑलरेडी बैकग्राउंड में पढ़ चुके हैं, तो इसी के ऊपर ही छोटा सा एक अपडेट था। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट आर्टिकल है, दैट इज़ अबाउट चाइना। तो चाइना, आपको पता है कि श्रीलंका और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहा था, पैसा दे रहा था, और चाइना तो टोटली आप कह सकते हैं डिपेंडेंट हो गया था। श्रीलंका तो टोटली डिपेंडेंट हो गया था चाइना के ऊपर। तो पाकिस्तान भी सिमिलर फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है गुजर रहा है, और वो भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इन नीड ऑफ सपोर्ट है। लेकिन चाइना दोनों ही कंट्रीज़ को जो है लोन्स नहीं दे रहा है, एंड अल्टीमेटली IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास ही दोनों कंट्रीज़ जो हैं जाएंगे टू गेट देमसेल्व्स लिबरेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है। इसके अंदर कोई भी मटेरियल नई चीज़ नहीं है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, तो इसलिए हमें बस इतना ही जानना इसके लिए इनफ है। अब ये हमारा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, आई होप आप सबने आंसर कर दिया होगा। जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं उसे नीचे लाइक कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी इसका करेक्ट आंसर है। पब्लिक लेजर है जिसको हर एक पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है, तभी ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, लेकिन कोई भी कंट्रोल नहीं करता। इसका मतलब कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो इसको मोनोपोलाइज कर सके। तो मोनोपोली किसी की इसमें हो नहीं सकती, ट्रांसपेरेंसी को ये इंश्योर करता है। जहाँ पे भी आपको ओनली शब्द दिखता है, मेजॉरिटी वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो रॉन्ग होती हैं यूपीएससी में। एक सिंपल ट्रिक है, इट मे वर्क इट मे नॉट वर्क, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर ओनली लिखा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि ओनली का मतलब कि उसको लिमिट कर दिया गया है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी नई टेक्नोलॉजी है जो कि क्रिप्टो करेंसी को चला रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसके और यूजेस भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर ओनली नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज़ वन सच यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशंस और फीचर्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं विदाउट एनीबडीज़ परमिशन। ये बिल्कुल ट्रू बात है। जब ये मोनोपोलाइज्ड ही नहीं है, कोई सिंगल इसका क्रिएटर ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसे जो है इंस्पेक्ट कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्रिएशन भी जो है किसी की परमिशन के बिना कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन बेस्ड जो हैं गेम्स आ जाती हैं, गेम्स और मेटावर्स के अंदर भी कहा जा रहा है NFTs जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें भी ब्लॉकचेन पे आधारित जो है यूनिवर्स के ऊपर कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हैं। सो द आंसर विल बी 1 and 3 ओनली।
तो मेंस का क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है आज का वो है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट इफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, हैज़ इट बीन इफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। इसके ऊपर आपको जो है एक आंसर लिखना है। आप आंसर 600 से 1000 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल चेक एंड रिव्यू योर आंसर। सो आई होप आप इसका आंसर जो है जल्द से जल्द लिख के देंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। प्लस के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है, आइकॉनिक के अंदर आपको फुल कोर्स प्लस एक लाइव 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाती है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में कोई भी डाउट सेशन या कोई भी गाइडेंस चाहिए एग्जाम रिलेटेड किसी भी टाइम पे आप उनको कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी रीज़न से सक्सेस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ लाइट कोर्स। इसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, उसका एक्सेस जो है वो मिल जाता है। एंड अगर आप जो भी कोर्स लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।